नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ईवीएस लेक्चर 1 के पार्ट 2 में मैंने कहा था ना 3 सेट में, उसके पार्ट 2 में आज शुरू करते हैं डाइक्लोफेनॉक का। तो डाइक्लोफेनॉक जो थी वो क्या है, दवा थी किसके लिए? हल्के दर्द व गठिया के लिए और जोड़ों में उपचार के लिए। इसके अलावा ये मनुष्यों की बात हो रही है, इसके अलावा ये पशुओं के भी उपचार में उपयोग की जाती थी। ठीक है, ये क्या है? नॉन स्टीरियोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। ये आपको याद नहीं रखना, केवल ये याद रखना है कि 2006 में डाइक्लोफेनॉक को उपयोग मवेशियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों? क्या इससे मवेशियों को कोई नुकसान था? नहीं, लेकिन जब मवेशी मर जाते थे और गिद्ध जब इनको खाते थे तो गिद्धों पर किडनी और लीवर, गिद्धों के जो किडनी और लीवर वो खराब हो जाते थे। और गिद्धों के विलुप्त होने से पारसी समुदाय कहते, देखिए पारसी समुदाय की एक रिवाज होती है कि ये लोग जिसे अपने यहाँ पर शवों को कोई जलाता है, कोई दफनाता है, ये लोग क्या करते हैं, शवों को एकांत स्थान पर रख देते हैं जिसे गिद्ध वगैरह अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब क्या हुआ कि गिद्धों के विलुप्त हो गए तो ये जो यहाँ पर रखते हैं वो सब सड़ने गलने लग गए। तो ठीक है, तो विलुप्त होने पर पारसी समुदाय को भी गहरा नुकसान पहुंचा और उसके साथ साथ पर्यावरण में भी। गिद्ध नहीं रहेंगे तो सड़े गले जानवरों को कौन हटाएगा? नहीं रहे हटेंगे तो बदबू फैलेगी, बदबू और बैक्टीरिया होगी तो बीमारी होगी। यानी कि गिद्ध हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, और आईयूसीएन ने संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा लिस्ट में रखा है। किसको? गिद्ध को। और सरकार ने दवा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। कब लिया था? 2006 में। इसके बाद बात करें क्रीटोप्रोफेन दवा। क्रीटोप्रोफेन दवा, इसमें क्या हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने 2015 में गिद्धों को गंभीर खतरे से बचाने के लिए क्रीटोप्रोफेन को पशु चिकित्सा संबंधी उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका प्रयोग डाइक्लोफेनिक दवा के विकल्प के रूप में पशु चिकित्सा में उपयोग किया जा रहा था, लेकिन इसके भी कुछ गंभीर परिणाम देखने को मिले। हाँ, इसका प्रभाव भी डाइक्लोफेनक की तरह ही हुआ। अब इसके विकल्प के रूप में मेलॉक्सिकम का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की और उसके बाद कई प्रजातियों की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे लखवाड़ जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो लखवाड़ देहरादून जिले में ऊपरी यमुना नदी बेसिन में स्थित ग्रेविटेशनल बांध है जो प्रतिवर्ष 612.93 मिलियन इकाई बिजली का उत्पादन करेगा और पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग के लिए जल भी मुहैया कराएगा। इस परियोजना से उत्पादित पेयजल, सिंचाई और जल से यूपी, याद रखना यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये 5 राज्य लाभान्वित होंगे। बस आपको याद रखना है कि कहां पर है? देहरादून, और इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं एक वृक्षारोही मेढक की जो पश्चिमी घाट में मिला है। उसका नाम है घेटिकैलस मैग्नस, जो वृक्ष पर चढ़ जाता है। यह मेढक आकार में बड़े और पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले वृक्षारोही यानी कि वृक्षों पर रहने वाले मेढकों में सबसे बड़े मेढक हैं। इससे पहले 1882 में जॉर्ज अल्बर्ट बेलिंगर ने पश्चिमी घाट में इस प्रजाति के मेढक की खोज की थी और इस बार फिर मिले। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय दीर्घावधि पारिस्थितिकी वेधशाला, जिसको बोलते हैं एलटीओ। तो 2015 में भारत ने यह कार्यक्रम शुरुआत किया था। इसके माध्यम से क्या किया? 8 बायोम के हेल्थ अपडेट। ये स्वास्थ्य है, ऐसा हेल्थ नहीं कि बीमारी वाला, मतलब कैसा बायोम्स पर प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, और यह कार्यक्रम COP21 के दौरान पेरिस में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र एवं युवा वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
इस पहल के द्वारा देश को अपना स्वयं का वैज्ञानिक डेटाबेस प्राप्त करना होगा और इस दिशा में भारत क्या बनेगा, आत्मनिर्भर। इसके बाद इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय सौर सेल गठबंधन एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को अंतरिम प्रशासनिक शाखा एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने अप्रैल 2016 में सौर ऊर्जा के विश्व भर में प्रसार हेतु एक घोषणा जारी की। यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में की गई थी। इसके बाद बात करें, ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट एक साथ ही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 के दौरान भारत एवं फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, भारत, और उपाध्यक्ष कौन है, फ्रांस। कब, 2015 में। किसके दौरान, COP21 के दौरान। यह भारत का पहला आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें 121 देश शामिल हैं और मुख्यालय याद रख लेना, पहले तो 121 देश हैं और भी जुड़ रहे हैं, इसलिए करंट अपडेट देख लेना। और कहां पे है मुख्यालय, मुख्यालय है गुरुग्राम में। और संस्थापक सदस्यों में से प्रमुख कौन से हैं, भारत और फ्रांस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सनशाइन राष्ट्र की। तो सनशाइन राष्ट्र किसे कहते हैं, सनशाइन कंट्रीज किसे कहते हैं, वो प्रमुख देश जो या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, देखो भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनके बीच में आंशिक या पूर्ण रूप से स्थित है, उन्हें कहते हैं सनशाइन राष्ट्र। इनमें कितने देश शामिल हैं, 107 देश शामिल हैं। अब बात करते हैं इनले झील की। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश कौन सा, म्यांमार में है। दिसंबर 2015 में म्यांमार के शान राज्य में देश के पहले यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इनले झील कहां स्थित है, ये आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप लिख देंगे म्यांमार में। इससे पहले 2014 में म्यांमार के प्यू एंशिएंट सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद वर्तमान में नॉर्वे की सरकार ने इन झील को संरक्षण और पुनर्वास परियोजना की रूपरेखा हेतु धन भी प्रदान किया है। इस झील में, इनले झील में लुप्तप्राय सारस क्रेन भी पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं स्नोफ्लेक कोरल यानी कि स्नोफ्लेक मूंगे। तो दिसंबर 2015 में तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम एवं कन्याकुमारी तटों से कुछ दूर पर स्नोफ्लेक मूंगे की विभिन्न प्रजातियों के विकास को दर्ज किया गया। यह सॉफ्ट कोरल है यानी कि कोमल मूंगों की एक प्रजाति है। वैज्ञानिकों के अनुसार मूंगे की इस प्रजाति के इतने तेजी से बढ़ने के कारण समुद्री पारिस्थितिकी को खतरा उत्पन्न हो गया है। स्नोफ्लेक मूंगे को सबसे पहले 1972 में हवाई में खोजा, हवाई द्वीप में, जो पर्ल हार्बर में देखी गई थी। इसके बाद यह अन्य महाद्वीपों जैसे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी फैल गई। इसका मूल निवास उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी है। इसकी रेंज ब्राजील से दक्षिण कैरोलिना तक फैली है। ये सब छोड़ो, आपको ये पता चलना चाहिए कि त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी नहीं समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, सॉफ्ट कोरल हैं, 2015 में खोजे गए। बस इतना आपका काम का है। इसके बाद कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य इस बार आ रहा है आपके एग्जाम में। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है क्या, कोरिंगा अभ्यारण्य। इसमें प्रवासी पक्षियों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और कोरिंगा अभ्यारण्य गोदावरी के डेल्टा में अवस्थित है। कहां पर, गोदावरी के। वैसे कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। कौन, कोरिंगा वन्यजीव। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में मैंग्रोव की विभिन्न प्रकार की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, अब आते हैं अथिरापल्ली पनबिजली योजना। तो अथिरापल्ली पनबिजली योजना जो है वो केरल में चालाकुडी नदी पर प्रस्तावित है और क्षमता 163 मेगावाट। ठीक है, आगे बढ़ो। किक्की हुना क्या है, किक्की हुना दुनिया का सबसे छोटा बहुकोशिकीय जीव है। इंपॉर्टेंट है। दुनिया एक होता है एक कोशिका से बना हुआ जिसका शरीर, एक होता है बहुकोशिकीय जिसकी बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा जीव है किक्की हुना। और यह एक कोशिकीय जीवों से भी छोटा है। किक्की हुना को सर्वप्रथम 20 वर्ष पूर्व
एवं टोबैको में खोजा गया था। यह हाल ही में कहां पाया गया? तमिलनाडु। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा संगठन कौन सी रिपोर्ट को जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी करता है ग्लोबल ट्रेड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक जारी करता है, यह भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डिजास्टर विदाउट बॉर्डर्स ये करता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग एशिया और पैसिफिक के लिए, यानी कि यूनिस्कैप। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जारी करता है अंतरराष्ट्रीय एजेंसी आईईए। इसके बाद स्टॉक वेव्स मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिंग पीपल थ्रू नेचर रिपोर्ट जारी करता है WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अब एक जीव की बात करते हैं जो आजकल इंपॉर्टेंट है, पीले गले वाली बुलबुल। तो IUCN ने रेड डेटा लिस्ट में शामिल कर दिए पीले गले वाली बुलबुल। ये सिर्फ भारत के कहां पे? दक्षिणी भाग में पाई जाती है और अवैध शिकार की वजह से कई दशकों में हो रहे इसके निवास के विनाश के कारण अब यह संकट में है, पीले गले वाली बुलबुल। इसके बाद बात करते हैं सेंडाई समझौता की। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय समर्थन और सामुदायिक स्तर पर लचीलापन कायम करने के लिए भारत को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एशिया चैंपियन करार दिया गया था। मार्च 2015 को जापान के सेंडाई शहर में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु सेंडाई समझौता, तो ये कहां हुआ था? जापान के सेंडाई शहर में। यह 15 वर्षीय है, गैर बाध्यकारी समझौता है। इसके अनुसार आपदा जोखिम को कम करने में मुख्य भूमिका राज्य की होगी, परंतु इस जिम्मेदारी के निर्वहन में अन्य हितधारकों जैसे स्थानीय सरकार और निजी क्षेत्र। कुल मिला के सेंडाई समझौता किससे संबंधित है? यही क्वेश्चन आता है। तो आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है, ठीक है। और यह हुआ कहां था? जापान के सेंडाई शहर में। और यह ह्यूगो रूपरेखा का संशोधित संस्करण है। इसके बाद बात करते हैं एरोसॉल निगरानी और अनुसंधान प्रणाली, यानी कि सिस्टम ऑफ एरोसॉल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, जिसको बोलते हैं समर। एरोसॉल हवा में उपस्थित जो एरोसोल मतलब वायुमंडल में उपस्थित जो एरोसोल हैं उन पे निगरानी रखने के लिए, ठीक है। तो ये किसने? भारतीय मौसम विभाग IMD भारतीय मौसम विभाग ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया। एरोसोल क्या होते हैं? कोलाइडी कण होते हैं जो वातावरणीय गैसों में फैला होता है और प्राकृतिक व मानवजनित दोनों हो सकते हैं। ये ठोस भी हो सकते हैं और तरल भी हो सकते हैं, यानी कि ठोसों पर ठोसों पर ठोस का निक्षेप भी हो सकता है, ठोसों पर द्रव का निक्षेप भी हो सकता है और द्रवों पर द्रव का। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एयर सब में होगी। एरोसोल याद रखना, एयर यानी कि गैस पर ठोस का निक्षेप, ठीक है, एरोसोल हो सकता है। और गैस पे द्रव का निक्षेप, यह भी एरोसोल हो सकता है, ठीक है। ब्लैक कार्बन क्या होता है? यह सूक्ष्म PM मैटर यानी कि पर्टिकुलेट मैटर PM 525 माइक्रोन का एक घटक है जो जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन, बायोमास के अधूरे दहन से बनता है। इसकी अवशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है, ग्लोबल वार्मिंग की दर को बढ़ा देता है। क्या? ब्लैक कार्बन। ज्ञातव्य है कि ग्लेशियरों के पिघलने का एक कारण ब्लैक कार्बन को भी माना गया है। इसके साथ साथ यह मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इसके बाद बात करें बायोफिन की, यानी कि बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध देशों के वित्त पोषण के लिए शुरू की गई एक पहल है। और बायोफिन का उद्देश्य जैव विविधता के लिए अपेक्षित धन और वर्तमान में इसके लिए उपलब्ध धन के बीच के अंतर को आकलित कर तदनुरूप योजना बनाना है। मतलब कोई जैव विविधता के लिए जितना अपेक्षित धन है, जितना चाहिए, और वर्तमान में इसके लिए कितना उपलब्ध है, उसके बीच में अंतर को देखते हैं
और उसके बाद उसके हिसाब से योजना बनाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं रैप्टर सहमति पत्र की। तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन में से शिकारी पक्षी पर सहमति पत्र का नाम भी दिया गया है। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत कौन सा देश है? 54वां। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यह आपको जानना होगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनएपी के तहत बोन सम्मेलन या प्रवासी पक्षियों पर सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों के पक्षियों को संरक्षण दिया जाना है। भारत 1 नवंबर 1983 से इसका एक सहयोगी देश है। वो सब छोड़िए, अब बात करते हैं AQI पर। इंपॉर्टेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वायु गुणवत्ता सूचना के प्रसार के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं AQI जारी किया गया। इसके अंतर्गत हवा की 6 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी ये भी याद रखना है। कितनी श्रेणियां? 6। अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। AQI में प्रदूषकों की संख्या कौन सी होती है ये भी आपको याद रखना है। 8 प्रदूषक होते हैं। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ओजोन, अमोनिया और लेड। याद रख लेना, ये हर तरह से इंपॉर्टेंट है। 8 प्रदूषक PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ओजोन यानी कि O3, अमोनिया NH3 और लेड। इसमें देखो कहीं पे CO2 है, CO2 है जी नहीं, ये याद रखना। ऑप्शन में आपको CO2 देके कंफ्यूज करेगा, लेकिन ओजोन है, देखो ओजोन है, ठीक है, CO2 नहीं है। AQI 8 प्रदूषकों पर विचार करता है। आगे बढ़ो। इसके बाद बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और उनकी नीतियां। सीधे सीधे अधिनियम पूछता है और कुछ ज्यादा नहीं पूछता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये हुआ 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये सन याद रख लेना। तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए सरकार ने प्रभावी ढंग से इस देश में वन्य जीव की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीव एवं उसके उत्पन्न अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाई। ये नहीं, सीधे याद रखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जम्मू कश्मीर खत्म, अब ये बात ही खत्म हो गई, अब सब पूरे देश में लागू हो गया है। इसमें 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करती है। अनुसूची 1 ये याद रखना, 6 अनुसूचियां। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के द्वितीय भाग वन्य जीव को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके तहत अपराधियों के लिए उच्चतम दंड है, पहला और दूसरा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अनुसूची 3 और 4, ये भी संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन इसमें दंड का प्रावधान कम है। और 5 व 6 में जानवर हो सकते हैं, 5 में वो जिनका शिकार हो सकता है, 6 में शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। तो याद क्या रखना है, अनुसूची 1 और 2 इनका अगर कोई शिकार करेगा तो उच्चतम दंड है, 6 है ना, तो उच्चतम दंड 1 और 2 है। 3 और 4 में संरक्षण है लेकिन दंड का प्रावधान कम है, इनके नुकसान पहुंचाने पर दंड प्रावधान कम 3, 4। और 5 में कौन है, प्रतिबंधित है। 5 में वो है जो जिनका शिकार किया जा सकता है, अनुसूची 5 में। और 6 में वो पौधे हैं जिनके रोपण पर रोक है, जैसे नशे वाले पौधे, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है, ठीक है। और 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत विचार विमर्श हुआ। तो विश्व पर्यावरण दिवस, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये हो गया आपका 5 जून को। भारत ऐसा पहला देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा एवं संबंधी प्रावधान किया है। कौन से आर्टिकल में? 51, 50, बताओ 51 होगा ना, ठीक है। आगे जाओ।
तो अनुच्छेद 48 ए में और अनुच्छेद 51 ए जी में पर्यावरण संबंधी प्रावधान किया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके बाद पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है 1986। ठीक है, जो पूर्व के पर्यावरण संरक्षण में सभी कानूनों से अधिक प्रभावी है। इस कानून के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर सजा एवं दंड का प्रावधान किया गया। बस इतना ही पूछेगा, बस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बात खत्म, और इधर उधर उसको पूछना ही नहीं है। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा, किससे पहली राष्ट्रीय वन नीति, तो याद रखना पहली राष्ट्रीय वन नीति बनी 1894 में, स्वतंत्रता के बाद बनी 1952 में, संशोधित की गई और 1988 में बनती है राष्ट्रीय वन नीति। एक बार राष्ट्रीय वन नीति, तो अगर पूछ ले पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894, पहली बार संशोधित 1952 और वर्तमान लास्ट में बनी 1988। और इसका लक्ष्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के 33% वन क्षेत्र को प्राप्त करना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की। तो भारत 1987 से ही इसका नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। अब बात करें आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010। तो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 को सूचित किया है, जो आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करे। जितने भी सन है आपको ये याद करने हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 पूरे भारत में वंचित वन अधिकारों को बहाली प्रदान करता है। यह वन भूमि में खेती के लिए व्यक्तिगत अधिकार और साझा संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार भी प्रदान करता है। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो एकीकृत संरक्षण, लोगों को आजीविका के अधिकार प्राप्त करने के ऐतिहासिक अवसर, यानी कि इसके तहत क्या होगा कि वन में कुछ अधिकार आदिवासियों को या वहां के मूल निवासियों को दिए जाते हैं। तो आदिवासी मामलों के मंत्रालय इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए क्या है, नोडल एजेंसी। सन आपको याद कर लेना है। और वन अधिकारियों की पहचान के अधीन राष्ट्रीय उद्यान, वन रिजर्व क्षेत्र, अभ्यारण्य, रक्षित वन क्षेत्र आदि शामिल है। और वन भूमि पर वन अधिकार की मैक्सिमम लिमिट है 4 हेक्टेयर। ठीक, अब आपको कुछ याद रहे ना रहे, एनजीटी आपको याद रहनी चाहिए। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा, और सन याद रखोगे कब स्थापना होती है एनजीटी की, 2010 में। ठीक है, और यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित है। अधिकरण को आवेदनों या अपीलों को प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर उसके निपटान का प्रयास करने का कार्य सौंपा गया। 6 महीने के अंदर निपटा लीजिए। और क्वेश्चन एक ही आता है कि एनजीटी की स्थापना या फुल फॉर्म, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्थापना 2010 में की गई। इसके बाद बात करते हैं, ओके है सब, हाँ। इसके बाद बात करते हैं पर्यावरण संबंधित विभिन्न कार्य योजनाओं की। नंबर 1, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की शुरुआत होती है, क्वेश्चन आ जाए तो 1983 में। इसमें वन संरक्षण के लिए जिस रणनीति और कार्य योजना को अपनाया गया वो आज भी उसी पे काम चल रहा है। ठीक है, मतलब आज भी प्रासंगिक है, काम की है। तो प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की स्थापना होती है 1983 में। और फिर प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को संशोधित किया गया और द्वितीय कार्य योजना बनाई 2002 से 16। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त वन प्रबंधन की। तो वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में जंगलों के पास रहने वाले ग्रामीण समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 में निहित है। संयुक्त वन प्रबंधन जंगलों के पास के स्थानीय समुदायों की सहायता से वन संसाधनों के संबंध में सहभागितापूर्ण प्रशासन करने के लिए एक संस्थानिक पहल है। यानी कि जो
जंगलों के आसपास स्थानीय समुदाय रह रहा है उनकी मदद से ही वनों के उन्मूलन को रोकना और उस समुदाय को वनों का जो फायदा है वो भी पहुंचाना, दोनों काम इससे संबंधित है संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि यानी कि नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। तो इसका गठन हुआ केंद्रीय बजट 2010-11 में और इसका उद्देश्य था स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के क्षेत्रों में उद्यमों उपक्रमों केंद्रीय बजट शोध एवं नवीन परियोजनाओं में निवेश करना। कोई भी प्रोजेक्ट जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास से जुड़ा हो तथा इस क्षेत्र में नवीन पद्धति अपनाता हो, इस निधि के तहत उसको फंडिंग की जा सकती है। हालांकि इस निधि के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता कुल प्रोजेक्ट के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लो 100 करोड़ का है तो 40 करोड़ से ज्यादा सहायता नहीं दी जाएगी। और इस निधि का वित्तीयन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कुछ वस्तुओं जैसे कोयला पीट आदि पर स्वच्छ ऊर्जा सेस लगाकर किया जाए। उन पर सेस लगा दिया, यहाँ से पैसा आया तो इन प्रोजेक्ट्स को फायदा पहुंचाया। कौन से प्रोजेक्ट्स को? जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसके बाद बात करते हैं नेशनल ग्रीन कॉर्प्स की यानी कि एनजीसी की। तो ये है वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2001-2 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। कौन सी? एनजीसी यानी कि नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। इसका लक्ष्य है पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए युवा बच्चों का कैडर बनाना। और एनजीसी को अभी तक अद्भुत प्रतिक्रिया मिली है, जब पिछले 14 वर्षों में 1 लाख से अधिक इको क्लब देश बने। अब बात करते हैं भविष्य के लिए मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर। तो मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर सतत विकास के लिए तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए निवेश को बढ़ावा देने वाली एक साझेदारी आधारित पहल है। मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव जो है वो उन स्थानों में उगते हैं जो थोड़े उथले होते हैं, टेम्परेचर ना कम होता है ना ज्यादा होता है, फिर उन पर शैवालों की संख्या उत्पन्न हो जाती है और शैवाल के ऊपर कई सारे जीव रहने लगते हैं। और जब जीव रहने लगते हैं तो इस तरह से वहां एक बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी होती है, एक हॉट स्पॉट बन जाता है हर तरह से जो पर्यावरण। और इनकी संख्या जब बढ़ती है तो ये विभिन्न तरह की हानियों से भी लोगों को बचाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सुनामी आई, कोई आपदा आई, उससे भी रक्षा करते हैं। और चूने से बने होते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से सॉरी, ये मैं मैंग्रोव की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं मूंगा की, कोरल की। कोरल और मैंग्रोव वनस्पतियां कौन सी? जो दलदली भूमि में पाई जाती हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैंग्रोव वो जो दलदली भूमि में पाई जाती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो हमने बताया वो होती है कोरल्स। इसके बाद इकोमार्क। इकोमार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोमार्क इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी मार्क। तो भारत सरकार ने 1991 में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए इको मार्क के रूप में पर्यावरण लेबलिंग योजना का शुभारंभ किया, जिससे पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को आसानी से पहचाना जा सके। उन पे क्या करते हैं? इको मार्क में एक मटका बना देते हैं, वो कहलाता है इको मार्क। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण पर उत्पादों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादों के निर्माताओं व आयातकों को प्रेरणा प्रदान करना। कंपनी द्वारा पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाले उत्पादों की संख्या कम करने के लिए, इसके अलावा हानिकारक उत्पादों को कम खरीद के लिए नागरिकों को प्रेरित करना और अंततः पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और संसाधनों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करें। इतनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। इको मार्क मतलब वो मार्क है जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है या जिनका उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल हुआ है और उन पर बना देते हैं मटके का मार्क, वो कहलाता है इको मार्क। इसके बाद बात करें IUCN और UNDP की सह अध्यक्षता में भविष्य के लिए मैंग्रोव कई अलग अलग एजेंसियों, क्षेत्रों और देशों जो कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका के मुद्दों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके बीच एक संयुक्त मंच भी प्रदान किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय बांस मिशन केंद्र की योजना है। केंद्र सरकार की कितनी हिस्सेदारी? 100%। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। कौन? राष्ट्रीय बांस मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय विभेदित रणनीति अपनाकर बांस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? बांस के प्रोडक्ट बढ़ेंगे, और इसके अलावा बांस क्या होता है, जो कोई भी जमीन है अनउपजाऊ, बंजर, तो बंजर भूमि के विकास में भी बांस बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं, और उत्पाद तो बांस के मिलते ही हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय बांस मिशन बनाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की क्रियान्वयन विंग है। इसका गठन 2011 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में किया गया था। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, तो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू किया गया। अब बात करते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न संगठनों के बारे में। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, तो भारतीय पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर सहायता देने के लिए बनाया गया भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। गठन होता है 1962 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, गठन होता है 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के अंतर्गत। ठीक है, गठन 1962 में, और किस अधिनियम के तहत? तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत हुआ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इसके बाद बात करें एनबीए की, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनबीए यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, तो भारत के जैव विविधता अधिनियम कौन सा है? 2002। उसको क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करी गई 2003 में। एनबीए राज्य सरकारों को जैव विविधता के क्षेत्रों के चयन, उनके विरासत स्थल के रूप में महत्व और ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंधन के उपाय संबंधी सलाह देता है। एनबीए का प्राधिकरण का मुख्यालय, देखो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम सन याद रखना 2002, और एनबीए की स्थापना कब की गई? 2003 में। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है एनबीए का चेन्नई में, याद रखना चेन्नई में। ठीक है, अब आते हैं आगे सीजेए, यानी कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो केंद्रीय भारत सरकार द्वारा 1992 में नई दिल्ली में स्थापित केंद्रीय चिड़ियाघर एक स्वायत्त शासी निकाय है। बोर्ड में एक अध्यक्ष होंगे, 10 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होते हैं। प्राधिकरण का उद्देश्य क्या होगा? संदर्भ में वन्य जीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों को पूर्ण करना। तो स्थापना कब होती है? 1992। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। स्वायत्त शासी संस्था है, एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य सचिव होगा और 10 सदस्य होंगे। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना होती है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत फरवरी 2009। यह केंद्र एवं राज्य की योजना, वित्त, निगरानी एवं संयोजन करने वाली संस्था है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। और किसके तहत स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और हुई कब स्थापना? हुई 2009 में। इसके बाद बात करने हैं भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट की। तो भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट प्रकृति की सेवा को समर्पित भारत का एक अग्रणी संगठन है और ये गैर सरकारी है और स्थापना होती है 1998 में। ठीक है, गैर सरकारी, सरकारी क्या होती है? जिसमें सरकार शामिल हो या सरकार के मंत्री शामिल हो या सरकारों के द्वारा समर्थित हो। और एनजीओ टाइप होती है, वो क्या होती है? गैर सरकारी। तो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की स्थापना होती है 1988 में और गैर सरकारी संगठन, बस इसमें आपको इतना याद रखना। इसके बाद बात करें वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। उसमें संशोधन करके
6 जून 2007 को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एक सांविधिक संस्था के रूप में इसका गठन किया। इसका मुख्यालय हो गया न्यू दिल्ली और 5 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व जबलपुर है। इंपॉर्टेंट है। कितने मुख्यालय क्षेत्रीय? 5, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जबलपुर। स्थापना होती 2007 में। ठीक है। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय वनीकरण और इको विकास बोर्ड की, यानी कि नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण एवं इको विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य हुआ देश में वनीकरण, वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना। यह बोर्ड पश्चिमी हिमालय, अरावली और पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों, इको सेंसिटिव जोन सहित बदहाल वन क्षेत्र के उत्थान पर विशेष ध्यान देता है। यानी कि पश्चिमी हिमालय हो गया, अरावली हो गया और पश्चिमी घाट के जो इको सेंसिटिव जोन है वहां पर वनों की बहाली पर ध्यान देता है राष्ट्रीय वनीकरण एवं इको डेवलपमेंट बोर्ड। और स्थापना याद रख लेना 1992 में। अब आगे बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो वो नीलगिरी तमिलनाडु में। साइबेरियाई सारस कहाँ पाए जाते हैं? शीतकाल में। यहाँ पर केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर जो है ना, भरतपुर राजस्थान, वहां पर आते हैं साइबेरियन सारस, यानी कि प्रवासी पक्षी के रूप में ये आते हैं। तो आपको केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी पता होना चाहिए, भरतपुर राजस्थान में है। इसके बाद रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। ठीक है। कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ, प्रभावी हुआ 21 दिसंबर 1975 को। और रामसर कहाँ है? ईरान में एक शहर है। इसके कॉप का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, प्रत्येक याद रखना कई की 2 वर्ष में होता है। इसका रामसर का प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। 2015 में इसका सम्मेलन हुआ पुंता डिले ईस्ट उरुग्वे में। कॉप 13 2018 दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ठीक है। रामसर साइट की संख्या अभी नहीं, ये हम आपको कहा था करंट वाले में। सर्वाधिक रामसर स्थल क्षेत्र वाला देश है वो है बोलीविया। ठीक है। और इधर नहीं, केवल ये याद रखना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। पहला आर्द्र दिवस बनाया गया 2 फरवरी 1947 को। भारत में कुल कितने रामसर साइट? अभी नहीं। केवल इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, संख्या नहीं याद करेंगे। संख्या इसलिए याद नहीं करेंगे क्योंकि अब संख्या बदल गई है। हम आपको अपडेट करेंगे अगले वीडियो में कि कितनी किसकी संख्या। हमने पहले भी रोका था कि ये वाला पुरानी पीडीएफ है। भितरकणिका कहाँ है? मैंग्रोव उड़ीसा में है। रेणुका आर्द्र भूमि पंजाब में, ये पूछ लेता है डायरेक्ट। और पोंग डैम हिमाचल में, सोमोरिरी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद पेंटानल ब्राजील, बोलीविया और पराग्वे में विस्तृत सबसे बड़ा आर्द्र स्थल है, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का, जिसको बोलते हैं पेंटानल। विश्व में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला देश है वो है कनाडा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोलेरू झील का, इन दोनों में से कोई एक आएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद सामर झील राजस्थान में स्थित है और डीपोर झील ये असम में स्थित है। रामसर कन्वेंशन में शामिल भारतीय स्थल विस्तार से तो नल सरोवर पक्षी उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसे 16 जून 1993 को जोड़ा गया और 2002 में इसको बाहर भी कर दिया गया। पॉइंट क्लाइमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलिमर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य, ये स्थित है तमिलनाडु में। वेम्बनाड कोल आर्द्र स्थल, यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आर्द्र स्थल है और यह है केरल में स्थित। कौन सा? वेम्बनाड। अष्टमुडी ये भी केरल में स्थित है। संस्थाम कोटा यह भी केरल में स्थित है। यहाँ पर काबोरस जो कि लार्वा है का पता चला है, जो समस्त बैक्टीरिया को मार देता है और जल क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। संस्थाम कोटा, कोटा लिखा है यहाँ पर, कोटा होता है।
इसके बाद भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, यहीं पर स्थित है गहीरमाथा बीच, जो कि ओलिव रिडले नामक कछुओं का प्रजनन स्थल है, जो यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं। इसके बाद यहाँ पर समुद्री घड़ियाल का देश में सर्वाधिक घनत्व है। यहाँ पर मैंग्रोव विविधता सुंदरवन से भी ज्यादा है, कहाँ पर भितरकनिका मैंग्रोव में। इसके बाद अब नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड कहाँ होगा, तो पश्चिम बंगाल में होगा। और इंपॉर्टेंट ये भी है, रुद्रसागर झील ये त्रिपुरा में स्थित है। लोकटक झील इंपॉर्टेंट, मणिपुर, इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 16 जून 1993 को जोड़ा गया था। क्यों? पर्यावरणीय समस्या थी, जैसे वनों की अत्यधिक कटाई, वाटर हाइसिंथ का अत्यधिक विस्तार था। लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, अब बात करें डिपोर बील झील, नहीं है ये बील ही है, डिपोर बील ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपके असम में स्थित है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क ये आपको पता होगा, राजस्थान, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया 4 जुलाई 1990 को। विश्व धरोहर स्थल है, राष्ट्रीय पार्क है, पक्षी अभ्यारण्य है। और इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि इसमें खतरे वाले शामिल किए जाते हैं कि किसमें नुकसान हो रहा है। तो इसका कारण था जलाभाव यानी पानी की कमी, और असंतुलित चरवाई यानी कि कहीं पे भी जो भी है ना वहां पे ग्रीनरी वो सब चरवाई जा रही थी। चरवाई मतलब वहां पर लोकल लोग और अन्य जो वहां के जंगली जानवर उनके द्वारा असंतुलित रूप से, मतलब पूरा 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 मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रहा था केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पर एक घास है पासपालम टिस्टिचम, इंपॉर्टेंट है, बहुतायत में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर साइबेरियाई सारस का आना काफी कम हो गया, क्योंकि यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी? पासपालम डिस्टिचम। इसके बाद बात करें ऊपरी गंगा नदी, तो ऊपरी गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में कहां से? ब्रज घाट से नरौरा तक। इसके बाद सोमू रेरी, ये याद रखना, जम्मू एवं कश्मीर, ये काले गर्दन वाले सारस और बार हेडेड गीस के लिए चीन के बाद एक प्रजनन स्थल है। यहाँ पर ग्रेट तिब्बतियन भेड़ और तिब्बतियन जंगली गधे भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ की स्थानिक प्रजाति कौन सी? सोमोरेरी में। कोरजोक ये दुनिया का सर्वाधिक कल्टीवेटेड यानी कि कृषि वाला स्थल है। इसके बाद चंदेर ताल आर्द्र स्थल या हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले जीव यहाँ पर कौन से हैं? स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, गोल्डन ईगल, ब्लू सीप, ये सब पाए जाते हैं चंदेर ताल में। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि रेणुका आर्द्र स्थल, तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, रेणुका आर्द्र स्थल। इसके बाद हरिके झील ये पंजाब में है। कांजली माजुली नहीं है, माजुली असम में है, कांजली पंजाब में है। और मंसार झील श्रीनगर में है। खोकेर सर आर्द्र स्थल जम्मू कश्मीर, वूलर झील जम्मू कश्मीर, भोज आर्द्र स्थल एमपी, रोपड़ आर्द्र स्थल पंजाब। और इस सबसे भी जरूरी चीज कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत सरकार जलवायु एवं पर्यावरण का अध्ययन का राष्ट्रीय संस्थान कहां पर स्थापित करेगी? गंडकी में। बाघों का घनत्व विश्व में सर्वाधिक काजीरंगा नेशनल पार्क में है। और काजीरंगा असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए वे प्रसिद्ध है। प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन होता है 2010 में। सबसे ज्यादा बाघ जेब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गाजर घास या कांग्रेस घास हानिकारक है? हाँ पता है, कांग्रेस जहां पे भी दिखेगी हम याद कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं लेंटेना घास की। तो लेंटेना घास मैक्सिको से आई विदेशी घास है, जो जैव विविधता को हानि पहुंचा रही है। इसके हरे पेड़ों में भी आग लग जाती है, इसके खुद लगेगा तो लगेगा, दूसरों को भी तो निपटाएगा। इसके बाद अल्फा घास ये चारों के रूप में प्रयुक्त होती है। भारत में प्राइमेट की 19 प्रजातियां पाई जाती हैं। हेलॉक गिब्बन भारत का एकमात्र कपी है। देखिए कपी अलग होता है, बंदर अलग होता है, तो भारत का एकमात्र कपी है हेलॉक गिब्बन। ठीक है, नीलगिरी लंगूर एक प्राइमेट प्रजाति है। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र श्रीलंका में है और यूनेस्को के
मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित है। बुंदेला वो नोट कर देना, बुंदेले हर बोलो, ये एक श्रीलंका में स्थित है। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक लेखिका हैं वंदना शिवा। इबुकी ये है ग्रीन हाउस गैस मापने हेतु जापान का उपग्रह। IUCN, हाँ ये क्वेश्चन आता है और आएगा भी इस बार की रेड डेटा बुक जारी करने वाली संस्था का नाम तो IUCN, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और ये भी क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, ओजोन सुरक्षा से संबंधित है। भारत विश्व के 12 मेगा डाइवर्सिटीज वाले देशों में शामिल है। वर्तमान में कुल कितने हॉटस्पॉट, इसको छोड़ दीजिए 1 मिनट, ये इसलिए क्योंकि ये हॉटस्पॉट की कुल संख्या वर्तमान जब आ जाती है ना तो अपडेटेड रखना पड़ता है। 1 मिनट इसको मैं लिख लेता हूं, आपको अगले वीडियो में करा दूंगा वर्तमान में कुल हॉटस्पॉट। छूटेगा कुछ भी नहीं, बस अपडेटेड आपको जाना है, पुराना कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद बात करें 16 जंगल की, तो ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं 16 जंगल। अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन, इस पे आते ही आते हैं, इधर आंख बंद करके देख लेना, बिल्कुल आएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन। देश में हाथी परियोजना कब शुरू हुई, 1992। बाघ परियोजना 1973। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया 2010। कार्टाजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित इंपॉर्टेंट है, जैव सुरक्षा से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1972। इंडियन गैंडा विजन 2020। रामसर संधि 1971। संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता दिवस दशक 2011 से 2020। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, 2 या 3 भी मिल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी बायोडायवर्सिटी संस्थान, ये केरल शांतिघाट में स्थित है। पारंबीकुलम टाइगर रिजर्व, ये अन्नापाड़ी में स्थित है। जैव विविधता मैक्सिमम है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एक तो वन सदाबहार हो और उष्ण हो, ठंडे नहीं। मेधा पाटेकर किससे संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। भारत में बाघ संरक्षण दस्ते का गठन करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड कल्चर हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। डायनासोर का विलोपन हुआ था लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। हॉट स्पॉट यानी कि जैव विविधता के संदर्भ में शब्द का विकास किया गया नॉर्मन मेयर द्वारा 1988 में। यानी कि वह स्थान, जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट होता है ना, इस तरह से, यानी कि वह संस्थान जहां पर जैव विविधता, वह संस्थान जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होने की संभावना हो या हो, वो कहलाता है हॉट स्पॉट। नॉर्मन मेयर ने 1998 में इसको नाम दिया। स्वर्ग का पक्षी कहा जाता है हॉर्नबिल पक्षी। आपने देखा इतनी बड़ी चोंच का होता है पक्षी, सुंदर सा कलरफुल ऐसे मुंह का, है ना, पीछे उड़ता हुआ, तो वो होता है हॉर्नबिल पक्षी। वसुर नेशनल पार्क, ये है इंडोनेशिया में स्थित। इसके बाद मेकांग नदी है ना, इसका डेल्टा वियतनाम में है। ठीक है। और ऊपर से कहां से आती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रिवो अमेरिका में। सुंदरवन भारत में। प्रवाल वित्तियों की उनके जैव विविधता के। समुद्र के वर्षावन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कोरल यानी कि प्रवालों को। समुद्र के वर्षावन कहा जाता है कोरल यानी कि प्रवालों को। सार्गेसम क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली भूरी शैवाल। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। याद रखना पश्चिम में नहीं है, कहां पर स्थित है, पूर्व में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बढ़ते हैं। डुगोंग बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पाए जाते हैं, तो डुगोंग दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। घटपर्डी पौधा कहां का है, तो वो मेघालय का स्थानिक प्रजाति है। आर्किड्स की प्रजाति कहां पाई जाती है, पश्चिमी घाट में। और यहीं पर क्या पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरन भी पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले टेक्सास का पेड़ किसके लिए उपयोग होता है, कैंसर की दवा बनाने के लिए। अमेजन के वर्षा जंगलों को क्या कहते हैं, विश्व के फेफड़े। भारत में जैव विविधता अधिनियम बना 2002 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वुड बेफालो नेशनल पार्क स्थित है कनाडा में, इंपॉर्टेंट।
और सागरमाथा नेशनल पार्क स्थित है, यह है नेपाल में, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉयन टेल्ड मैकॉक और स्पार्टेड सीवेट पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, इंपॉर्टेंट है। और बीटा विविधता क्या होती है? बीटा विविधता क्या होती है ऊपर हम बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये होती है समुदायों या निवासों की स्लोप के सहारे जाति के पुनः स्थापन की दर। अब तक मास एक्सटिंक्शन हुआ है कितनी बार? 5 बार हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा विश्व में स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में भारत का स्थान 8वां, सरीसृप में 5वां, पौधों में 55वां। ये नहीं। अल्फा विविधता क्या है? समान आवास व समुदाय के भीतर भागीदार जीवों की विविधता। हंगोल परियोजना भी बनाई गई थी हंगोल हिरण को बचाने के लिए, ये जम्मू कश्मीर में है। एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? केवल गुजरात में पाए जाते हैं। जैव विविधता संधि प्रभावी हुई 1993 से। विश्व विरासत संधि को भारत द्वारा अनुमोदन किया गया 1970 में। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टागोना प्रोटोकॉल को कब अंगीकार किया गया? इंपॉर्टेंट है, 2000 में। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहां पर स्थित है? ये चेन्नई में, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। भूतल पर सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं? आर्थोपेडा कुल के सदस्य पाए जाते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क, ये मांडला एमपी में है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग रीटर द्वारा और व्याख्या की अर्नेस्ट हैकल ने। और सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीप। अंतरराष्ट्रीय जैव कार्यक्रम की स्थापना होती है 1963 ईस्वी में। भारत में विश्व की 7 से 8% तक जैव विविधता है। इसके बाद दिवस देख लेते हैं जिन पर क्वेश्चन आना ही आना है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई। 22 ज्यादा है ना। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद होगा 5 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और विश्व जल दिवस 22 मार्च, और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। इसके बाद विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर, राष्ट्रीय वन आयोग का गठन 2003, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत हुआ था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना होती है 1987 में। नेशनल ग्रीन कॉर्प प्रोग्राम 2001 में प्रारंभ हुआ। टेक्सस बक्कटा औषधि पौधा है जो कैंसर की दवा बनाई जाती है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वो कहाँ स्थित हैं। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये है कर्नाटक में स्थित। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल यानी कि एमपी में स्थित है। राधानगरी या बिसोन अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट राधानगरी या बिसोन अभ्यारण्य कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। पेरोटान समुद्री अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। कालाकाड अभ्यारण्य यहीं पर सिंह लाइन यानी शेर जैसी पूंछ वाले बंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। कालाकाड अभ्यारण्य यह है तिरुनेलवेली यानी कि तमिलनाडु में। वनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। जल्दापारा अभ्यारण्य जलपाईगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तडोबा या फिर कई जगह टाडोबा लिखा होता है राष्ट्रीय पार्क, ये चंद्रपुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। नावेगांव राष्ट्रीय पार्क भंडारा महाराष्ट्र में स्थित है। करनाला पक्षी अभ्यारण्य रायगढ़ महाराष्ट्र में। ये करनाल होता तो हरियाणा है, करनाला है तो रायगढ़ महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है। और गिरी राष्ट्रीय पार्क चेन्नई तमिलनाडु में। और गिर गुजरात में है। गिरी कहाँ है? गिरी राष्ट्रीय पार्क चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद बात करें लाइकेन कहते किसको, जो हमने डिटेल्ड वीडियो है उसमें देख लेना। इसमें सिर्फ रिवीजन है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। लाइकेन को। और लाइकेन बना होता है कवक और शैवाल से। कवक जल्दी से जल्दी पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और शैवाल क्या करता है?
कवक वो आपको क्या प्रदान करता है? स्पेस। और शैवाल क्या प्रदान करते हैं? भोजन। और दोनों मिलके सौहार्दता में रहते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1985-86 में। ठीक है, इसके तहत चयनित स्थल अभी नहीं देखने हैं आपको, गिनने ही नहीं है, बाद में गिनेंगे। इसके बाद बात करें कि कुछ ऐसे टर्म जो पूछ लेते हैं। ब्लूम बॉक्स किसे कहते हैं? तो के आर श्रीधर द्वारा विकसित ईंधन सेल जो कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करे। सूर्य की परावैंगनिक किरणों के कारण क्या हो जाता है? त्वचा का कैंसर। ओजोन गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों होती है, क्योंकि ओजोन एक बहुत बड़ा क्या है? प्रदूषक भी है। प्रदूषक यानी जब यह नीचे की सतह पर होगा तो प्रदूषण का एक कारण होगा O3, लेकिन जब ये ऊपर होता है तो परावैंगनिक किरणों को आने से रोकता है। तो ओजोन गैस हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी। इसके बाद न्यूज़पेपर की बात करें, उनमें लेड नामक विषैला तत्व पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं कि अखबार में मत खाओ। रंगीन टीवी से जो किरणें निकलती हैं वो निकलती हैं अवरक्त किरणें। गैसर कुकर से प्रेशर कुकर से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अर्थ आवर मनाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। इसने मार्च महीने के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 को शाम को मनाया। अल्पाइन ग्लेशियर पिघलने से कौन से दो देशों के बीच सीमा रेखा का पुनः निर्धारण करना पड़ सकता है? इटली व स्विट्जरलैंड के बीच में। मच्छर कॉइल में पाया जाता है पायरेथ्रिन, यह बीजी पौधे से प्राप्त। पायरेथ्रिन लगता है मच्छरों भगाने वाली कॉइल में। ग्रीन मिशन के तहत 2020 तक वन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। और ग्लोबल 500 इंपॉर्टेंट पर्यावरण सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल ऐसे लिखा होगा आपको, ग्लोबल 500 वाला। तो ग्लोबल 500 UNEP के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा हेतु। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऑक्सीजन चक्र में। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाने वाला देश ये है फ्रांस। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। विश्व धरोहर स्थल भी है। चारनेजम मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? शीतोष्ण प्रदेशों में। नेटमो कहाँ स्थित? कोलकाता में। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में। शंकुधारी वनों टैगा वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यानी कि पौडजाल मिट्टी पाई जाती है और ये थोड़ी सी अम्लीय होती है। प्लेनीमीटर का उपयोग होता है मानचित्र पर क्षेत्रफल नापने के लिए। भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट का प्रकाशन कहाँ से होता है? पुणे से। और लाल वर्षा कहाँ पर होती है? इटली में। स्मॉग सिटी के रूप में क्या जाना जाता है? स्मॉग सिटी के रूप में जाना जाता है शिकागो। लाल वर्षा इटली में। अस्टकोट वन्य जैव अभ्यारण्य ये पिथौरागढ़ यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। टाइगर राज्य किसको कहा जाता है? MP को। पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में 1992 में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कोलकाता में स्थित है। भारतीय वन्य शोध संस्था यह देहरादून में स्थित है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और इम्पोर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे विशाल मछलीघर मुंबई में स्थित है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो यानी कि नॉर्वे की राजधानी में स्थित है। येलोस्टोन पार्क पूछा गया है कई बार। येलोस्टोन पार्क ये USA में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत में वनों का सर्वाधिक विस्तार किस वन पाया जाए? साल का।
कयाल केरल में किसको बोलते हैं? लैगून को बोलते हैं कयाल। विल्लो वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन स्थान नीलगिरी। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क मरु राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजिटांसले ने किया। पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। गोयट सपाट शीर्ष वाली समुद्री पहाड़ी है। पाट भूमि किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ऊज सागरी निक्षेप है। अब आ जाते हैं चक्रवातों के नाम योग पूछ लेते हैं कि किस क्षेत्र में आ जाते हैं, उनके अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उनको विली कहते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं। चीन जापान में इन चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। तड़ित मेघ किसे कहते हैं? कपासी वर्षा को, कपासी वर्षा मेघ को। प्रथम श्रेणी का प्रदूषक निर्देशक है मोलस्का प्रजाति। कृण्य ये अंटार्कटिका के आसपास पाई जाती है। हंसावर यानी कि फ्लेमिंगो प्रजनन करते हैं कक्ष के रन में। कैसोबरी है ना उड़ने वाला पक्षी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और माना अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हॉर्सपीड खरे के लिए फेमस है। हॉर्सपीड खरे। प्रमुख रोग और किस तत्व से हो जाते हैं? मिनी वाटा रोग पारे से पूछ लिया कई बार, और इटाई कैडमियम से। इसके बाद मीथेमोग्लोबिनिया ये नाइट्रेट से होता है, और अति क्रेटिनता ये आर्सेनिक से। केवल आपको मिनीमाता और इटाई याद रखना। मिनीमाता पारा से, इटाई कैडमियम से। इसके बाद बात करें यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1986 में। अब कुछ घासों के नाम जैसे लानोस वो होता है वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कैंपस या पंपास ब्राजील में, और सवाना ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। फ्लोरा का सर्वे यानी कि पौधे, फ्लोरा किनको बोलते हैं? फ्लावर से याद रखो, पौधे। तो उनका सर्वे होता है बीएसआई 1890 में जिसकी स्थापना हुई। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। फौना का सर्वे यानी कि जड़ ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके द्वारा 1916 में जेएसआई की स्थापना हुई थी, उसके द्वारा इसका सर्वे किया जाता है। इसके बाद बरसिगर खान या लिग्नाइट की खान है, वो कहां पाई जाती है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन है और तो कुछ नहीं, सीधे सीधे। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने इलेक्ट्रिसिटी में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका को 2020 तक 15% रखने का लक्ष्य रखा था। मैंग्रोव क्या है? स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की सहजीवी कड़ी है। भारत के विश्व का लगभग 3% और एशिया का 8% मैंग्रोव पाया जाता है। 12 राज्यों यानी कि संशासित राज्यों को भी मिला लें तो समतटीय क्षेत्र मैंग्रोव के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 4000 मेगावाट से ऊपर होगी, और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहां पर? लखनऊ में स्थित है। ठोस अपशिष्ट के चलने से उत्सर्जित होने वाली गैसें कौन सी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, लेड, डाइऑक्सिस, फ्यूरॉन, कैडमियम, पारा, निलंबित कड़की पदार्थ आदि भी निकलती। ठोस अपशिष्ट। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम के तहत स्थापना की गई, और यह वैधानिक संस्था है। इसके आगे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बचते हैं कुपोषण से बचने के लिए कुछ विशेष फसलें तैयार की गई। जैसे हाल ही में माइक्रो न्यूट्रिएंट से धनी फसलों को बाजार में लाया गया, जैसे लौह युक्त बाजरा है, प्रोटीन युक्त मोटा अनाज है, क्योंकि अनाज में प्रोटीन नहीं होता था इसलिए प्रोटीन, आयरन युक्त बाजरा है, और जिंक युक्त गेहूं है। अब बात करते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति। तो पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है टेम्परेट फॉरेस्ट। अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है सिल्वर फर्न। पूर्वी हिमालयों में पाया जाता है रोडोडेंड्रास जो कि फूल है, और सुरमा घाटी में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है।
इसके बाद बात करें इंदिरा गांधी, ये मैंग्रोव क्षेत्र कोरल रीफ क्षेत्र होता है, इसमें कुछ नहीं। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। हुडहुड चक्रवात से ये नष्ट हो गया था। विश्व बैंक इसके पुनर्निर्माण के लिए धनराशि दे रही है। ये कम्बलकोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कन्वेंशन की। इसमें डिटेल में नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछ लेगा कि कौन सा कन्वेंशन किस चीज से संबंधित है। तो नंबर 1 बात करते हैं बेसल कन्वेंशन की। तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पारी पारगमन, यानी कि खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ इधर उधर जाने से संबंधित है, वह बहुत तमीज से ले जाना है। यह नाभिकीय अपशिष्टों से संबंधित नहीं है, मतलब खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ तो शामिल है, लेकिन इसमें नाभिकीय अपशिष्ट शामिल नहीं। भाई ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई बड़े देश है, अमीर देश है, छोटे छोटे देशों में ये खतरनाक पदार्थ डंप कर दें, तो उस पर रोक के लिए है बेसल कन्वेंशन। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है? नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन यह सतत कार्बनिक प्रदूषकों से जुड़ा हुआ है। स्टॉकहोम हेलसिंकी प्रोटोकॉल यह सल्फर उत्सर्जन व उसके अपशिष्टों से सीमा पारी पारगमन से कम 30% कम करने की नियत से जुड़ा हुआ है। सोफिया कन्वेंशन नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन व इसके अपशिष्टों के सीमा पारी पारगमन के नियंत्रण से संबंधित है। जेनेवा प्रोटोकॉल वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और उसके अपशिष्टों के सीमा पारी पारगमन से संबंधित है। रोटरडैम कन्वेंशन ये पूर्व सूचित सहमति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों के लिए उनके संबंधित है। उन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 हुआ था 1992 के ब्राजील में, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें, ये इंपॉर्टेंट है। रियो +2 ये सतत विकास पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहा शामिल हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में। इसके बाद बात करें नागोया प्रोटोकॉल की, तो ये आनुवंशिक यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए अधिक शर्तों के लिए है। इसके लिए CBD के द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों पर भी लागू किया जाता है। पारंपरिक ज्ञान को भी कवर, ये सब नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और जीवों से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। इसके बाद स्मरणीय तत्व अल्पाइन टुंड्रा पहाड़ों पर उच्च ऊंचाइयों पर पाया जाता है। आर्कटिक टुंड्रा ये उच्च अक्षांश, ये हो ना अक्षांश, यहाँ पर होगा आर्कटिक टुंड्रा। अल्पाइन टुंड्रा हो कहीं भी सकता है, लेकिन ऊंची पहाड़ियों पर, ठीक है। यहाँ पर करीबू मस्कोस स्तनधारी भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पे रखते हैं। तो इस वीडियो को अभी यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे इसका पार्ट 3 कर देंगे। 2 पार्ट में हम सोच रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इसको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे और कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की पढ़ने में, या कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप कितना भरोसा कर सकते हैं कि अगर आप इस चैनल पर विश्वास करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्जाम में मार्क्स ना आए। बिल्कुल मार्क्स ओरिएंटेड इसमें हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं भाग रहे। अपना ज्ञान देने की जरूरत हम उचित नहीं समझ रहे। इसके बाद सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस दे देंगे, तो EVS कंप्लीट इसी तरह से सबका कंप्लीट कर